दत्तात्रेय सतारा में रहने वाला एक मामूली गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। जैसे प्रमोशन वगैरह के लिए कई कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, वैसे ही कई सालों तक काम करने के बाद दत्ता को भी मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। उसे कांदिवली के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने की जगह दी गई, जहां उसके साथ उसकी बहन भी आई। वसुधा का कॉलेज और ऑफिस अंधेरी के रास्ते में पड़ता था, अतः दोनों भाई बहन इस नए शहर में साथ साथ रहने आए। अब सरकारी कर्मचारियों का ठिकाना यहाँ कुछ अलग तरीके से बना हुआ था। एक कंपाउंड में करीब 4 बिल्डिंग्स थी और हर फ्लोर पर 3 फ्लैट बनाए गए थे। आने वाले दिन वसुधा ने फ्लैट की सफाई करते हुए गौर किया कि एक कमरे में कई जगह तेल के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ कई सारे दीपक जलाए हों। ये बात किस ओर इशारा कर रही थी, इसका वसुधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर एक रात एक अजीब सा हादसा होता है। वसुधा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी जब अचानक उसे बाहर बालकनी में किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो उसे ये कोई भ्रम लग रहा था, लेकिन तभी अचानक ये परछाई उठ खड़ी हुई। वसुधा देखती है कि ये कोई औरत है जिसके काफी लंबे बाल हैं और वो एक नाइट गाउन पहने हुए है। ये नजारा देख वसुधा जोर से चीख उठी और उसकी आवाज सुन पासी के कमरे से दत्ता भी यहाँ आ गया। उसे बालकनी में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने किसी तरह वसुधा को शांत करके सुला दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये तो बस शुरुआत थी। तो अगले कई दिनों तक इस जगह पे ऐसे अनेक हादसे होते रहे। कभी वसुधा को तो कभी दत्ता को ये औरत दिखी जाती थी, मानो वो उसी तेल के धब्बे वाले कमरे में छुपी रहती हो। समय के साथ हादसे बढ़ने लगे, जैसे आवाजों का सुनाई देना, किचन में बर्तनों का गिर पड़ना आदि। जब उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो उनका कहना था कि उनसे पहले इस क्वार्टर में त्रिशला नाम की एक औरत रहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने आईपीएस के बारे में दत्ता को बताया और अगले ही दिन मेघना, रिज, सिद्धार्थ और मोहन इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पहुंचे। ना पहले सिद्धार्थ यहाँ आकर बेस रीडिंग्स ले लेते हैं, जिससे घर में कोई डिस्टरबेंस महसूस हुई थी। ना यहाँ पहुंचकर मेघना ने कई तस्वीरें खींची जिसमें वो क्लियरली एक परछाई को कैप्चर कर पाई थी। मेघना का कहना था कि इस कमरे में कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ज्यादा पता लगाने के लिए उन्हें आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ भी ईएमएफ मीटर वगैरह सेट कर चुके थे और उन्होंने जब आत्मा से पूछा कि वो एक आदमी की आत्मा है या औरत की, तब उन्हें ईएमएफ मीटर से पता चला कि इस जगह कोई औरत की आत्मा कैद है। मेघना कहती है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने जानबूझकर नकारात्मक शक्तियों को बुलावा दिया था, जिस वजह से ये जगह एक तरह से पॉल्यूट हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पासी के इलाके में किसी औरत ने आत्महत्या भी की थी, जिसका जुड़ाव इस घर के नकारात्मक शक्तियों से है। ये सब सुन वसुधा बहुत डरने लग गई और बार बार पूछ रही थी कि आखिर ये आत्मा उनसे चाहती क्या है। दत्ता उसे किसी तरह शांत करता है, जबकि आईपीएस टीम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। मेघना आगे बताती है कि उन्हें इस जगह क्लिनजिंग वगैरह परफॉर्म करना होगा, जिससे वो इन आत्माओं से जुड़ पाएं और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखा पाए। इस पे वसुधा पूछती है कि अगर ये आत्मा बाहर ना जाना चाहे तो। ये सुन मेघना उसे आश्वासन देती है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट पे रात के 10:30 बज चुके थे और तभी अचानक सिद्धार्थ और रेड्स देखते हैं कि ईएमएफ मीटर बंद पड़ चुका है। आत्माओं से उनका कम्युनिकेशन टूट रहा था। वहीं दूसरे कमरे से दत्ता का फोन बज उठता है, जो उसने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के मुताबिक दूर रखा था। जब दत्ता फोन उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, इस फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि वसुधा थी। वसुधा कहती है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उसे आने में देर हो गई, लेकिन दत्ता कोई जवाब नहीं देता। वो दौड़कर वापस कमरे में आता है जहां कुप अंधेरा छाया हुआ था। वसुधा की जगह उसे वही औरत दिखाई देती है जो अचानक चीख उठती है। ये चीख दत्ता को झकझोर कर रख देती है और अब तो सिद्धार्थ को भी ये आत्मा साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाता है और अब तक वसुधा भी घर लौट चुकी थी। मेघना उन्हें बताती है कि यहाँ किसी औरत ने कई सालों तक काला जादू किया है, जिस वजह से इस कमरे में कई जगह तेल के धब्बे वगैरह भी मौजूद हैं। आईपीएस टीम ने दत्ता और वसुधा को जल्द से जल्द ये जगह खाली करने की सलाह दी, क्योंकि यहाँ रहना किसी के सेहत के लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ से निकलते वक्त सिद्धार्थ के साथ एक अजीब सा हादसा होता है। उन्हें बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है जो अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़े हुई थी। ये औरत सिद्धार्थ की तरफ एक अजीब मुद्रा में देखती है। सिद्धार्थ बताते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ये औरत सिद्धार्थ से कहती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सिद्धार्थ पास आकर नोटिस करते हैं कि इस औरत के हाथ में गौरव की तस्वीर थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, ये औरत गायब हो गई थी। जब सिद्धार्थ ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में गौरव सर को बताया तो गौरव का भी यही कहना था कि आत्माओं से जुड़ने का यही मतलब होता है कि कुछ अजीब विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं।
कभी ये विजन्स मात्र भ्रम होते हैं तो कभी आने वाले अप्रिय घटना का सूचक। अब ये आत्मा किस घटना की ओर इशारा कर रही थी ये तो हमें नहीं पता। आगे काफी कुछ बुरा हुआ और हम सब जानते हैं, तो शायद ये वही। फ्रांसिस क्लूनी की मौत एडिलेड आर्केड में 21 जून 1887 को हुई थी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में भले ही मौत की वजह एक्सीडेंट बताई गई हो, मगर लोगों की माने तो क्लूनी एक साजिश के शिकार हुए थे। 21 जून के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने 2 लड़कों को काम से निकाला था और लोगों का मानना है कि उन्हीं लड़कों ने क्लूनी को इंजन रूम में धकेल दिया ताकि वो मशीन के एक्सीडेंट में मारे जाएं। फ्रांसिस क्लूनी के अलावा इस एरिया में कई एक्सीडेंट्स और घटनाएं हुई थी। फॉर एग्जांपल 1904 में यहाँ फ्लोरेंस हॉटन नाम की औरत को उसके पति ने जान से मार दिया था। और इतना ही नहीं, सिडनी नाम के एक 3 साल के बच्चे को उसकी मां ने गैस से पॉइजन करके मार डाला था। अपने बच्चे की मौत के बाद सिडनी की मां ने यहीं ऊपर की लिविंग क्वार्टर्स में खुद को भी मार डाला था। अब दोस्तों, जहां पर आर्केड का इंजन रूम हुआ करता था वहां अब एक लॉन्ड्रोमैट खोल दिया गया है। मैनहट्टन ड्राई क्लीनर्स नाम के इस लॉन्ड्रोमैट का मालिक का कहना है कि एक रात जब वो अपना काम खत्म करके स्टोर लॉक कर रहा था तो उसे एक 50-60 साल का बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि उसे मालूम है कि ये क्लूनी की ही आत्मा थी। जब वो इस आत्मा के पास पहुंचा तब अचानक ही क्लूनी गायब हो गया और उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। इस जगह पे कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। कभी आसपास का टेम्परेचर बहुत गिर जाता था तो कभी चीजें गायब हो जाती थी। एक बार जब एक इलेक्ट्रिशियन मॉल में कुछ काम कर रहा था तो उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़ा तो अचानक आसपास ठंड बढ़ने लगी और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। एक औरत ने बताया कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ आइसक्रीम खा रही थी जब अचानक बच्चा एकदम सीरियस हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ था। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर वो औरत बिल्कुल घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उनका बेटा शांत हो गया और उसे पिछली कुछ मिनटों की कोई बात याद नहीं थी। तो 2013 में गौरव और हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम को आर्किड इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। इस बार टीम में गौरव के साथ इयान लॉमेन थे जो कि यूके के साइकिक एग्जॉर्सिस्ट थे। उसके अलावा रे जॉर्डन थे जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। देन एलन टेलर हु वाज आल्सो अ पैरानॉर्मल रिसर्चर, रॉब डेमारिस्ट हु वाज अ लीडिंग इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम यूएसए एंड फाइनली रेलिन कैबले जो कि मीडियम थे। आर्किड शाम को 7 बजे कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया जाता था और बंद होने के बाद हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पहुंची। टीम ने अपनी एक्टिविटीज प्लान कर ली थी और गौरव ने बेसमेंट एरिया को पहले इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। उन्होंने ईएमएफ मीटर और कैमरा ऑन कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड करी जा सके। अब जैसे ही गौरव क्लूनी को पुकारने लगे वहां मौजूद कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरी डेड होनी चालू हो गई। उन्होंने नई बैटरीज लगाई लेकिन फिर से बैटरी ड्रेन हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हर सवाल के साथ उनकी बैटरी खत्म होती जा रही थी। तभी अचानक से उन्हें वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। गौरव फौरन ईएमएफ मीटर में लगी एलईडी लाइट्स की मदद से क्लूनी की आत्मा से इंटरैक्ट करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद टीम एक कमरे में इकट्ठा हुई ताकि एविडेंस वगैरह एनालाइज किया जा सके। गौरव ने बताया कि उन्होंने ब्राइडल शॉप के पास एक छोटे बच्चे की आत्मा को महसूस किया है। कैमरा में चेक करने में पाया गया कि वहीं कोने में एक सफेद आकृति के रूप में एक लड़का खड़ा था जो किसी से बेहद डरा हुआ था। ये बच्चा शायद सिडनी था जो कि मरने के बाद भी अपनी मां की आत्मा से डर रहा था। वो इस वक्त किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन से टीम को पता चला कि यहाँ की आत्माएं भले अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, लेकिन सही मीडियम होने पे वो इंटरैक्ट करके लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं। मोरओवर यहाँ आत्माएं हैं। गौरव सर की पिछली वीडियो में मैंने उनके कुलधारा वाली इन्वेस्टिगेशन पे चर्चा किया था और उसके ठीक बाद उनकी टीम ने खाबा फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया। कुलधारा की तरह ही खाबा भी पालीवाल ब्राह्मण का घर हुआ करता था, लेकिन फिर उसी रहस्यमयी तरीके से मिड 1800s की एक रात खाबा के सारे लोग गायब हो गए। अब गायब होने के कारण को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फॉर नाउ मैं आपको बता दूं कि जब गौरव सर अपनी टीम के साथ किले के पास पहुंचे तो वहां के गांव वाले उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। गांव वालों का कहना था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तो प्लीज हमारे गांव को बदनाम मत करो। स्थिति देखकर सबने तय किया कि लोकल पुलिस वगैरह की मदद लेकर वो कल यहाँ दोबारा आएंगे और तब तक पास ही के एक होटल में आराम लेंगे। होटल में राज और गौरव से मिलने एक आदमी आया जिसने अपना नाम निशांत भदौरिया बताया। निशांत का कहना था कि वो जानते हैं कि गौरव सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ एक पहुंचे हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं
और इसीलिए वो अपने बेटे के लिए गौरव सर की मदद चाहते हैं। अब जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट नहीं पता, उन्हें बता दूं कि PLR एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हिप्नोसिस वगैरह का इस्तेमाल करके एक इंसान की सबकॉन्शियस ट्रॉमा का इलाज किया जाता है। ऐसे ही कई सेशंस में लोग अपने पिछले जन्म की बात करने लग जाते हैं और इस पिछले जन्म वाले पूरे केस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एनीवेज, भदौरिया कहते हैं कि उनका बेटा तरुण, जो कि अभी केवल 8 साल का है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बचपन से ही उसे सोते हुए कोई भयानक सपने आते हैं, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाता कि उसने सपने में क्या देखा है। लेकिन उठने के बाद उसकी शिकायत रहती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और हर रात उसे भयानक सपने आते हैं। ये सब सुनकर गौरव सर तरुण पे हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसे सुला देते हैं और जब तरुण की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एकदम ही दूसरी दुनिया में पाता है। जी हाँ, वो अजीब तरह का ढीला पोशाक पहने हुए था और उसके पैर घुटनों तक बालू में धंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो तरुण खुद को ही 3rd पर्सन व्यू में देख रहा हो, लेकिन साथ ही साथ हर चीज महसूस भी कर रहा हो। चारों ओर रेत ही रेत और उसके बीच में तरुण एक आदमी के रूप में खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी, साथ ही एक ऊंट भी था। ना रियलिटी में तो तरुण कमरे में ही सो रहा था, लेकिन जो भी वो देख रहा था वो बातें तरुण भूलने लग जाता है। गौरव सर के पूछने पे तरुण अपना नाम बद्री बताता है और वो लोकल मारवाड़ी भाषा में बात कर रहा था, जो कि उसके पूरे परिवार में किसी को नहीं आता था। तरुण बताता है कि उसका भी एक परिवार था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे और समाज में बहुत इज्जत थी। शुरुआत में जिंदगी ठीक थी, लेकिन समय के बाद जिंदगी में मुश्किलें आने लगी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे धोखा दिया और सब उसे छोड़ के चले गए। उसके गांव में अकाल पड़ गया और भूखमरी की वजह से लोग मरने लगे। ऐसे में उसकी बेटी भी मारी गई और ऐसे में उसे गांव छोड़ना पड़ा। उसकी खुद की जान भी इसी वजह से गई। ये बातें सुनकर गौरव श्योर थे कि तरुण जरूर से अपने पिछले जन्म की बातें बोल रहा है और उस जन्म में वो बद्री हुआ करता था। ऐसे में वो तरुण से पूछने लगते हैं कि वो किस जगह पे है और तभी अचानक ही गौरव खुद को खाबा फोर्ट के पास पाते हैं। जी हाँ, नाउ दिस वाज इम्पॉसिबल क्योंकि वो तो होटल रूम में थे और तभी उन्हें अपने पीछे से बद्री की आवाज आती है जो कहता है कि हम यही रहते थे बाप जी। इस पॉइंट पे गौरव समझ चुके थे कि समहाउ वो भी तरुण के कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुके थे। गौरव सर ने गौर किया कि आसपास का माहौल कुलधारा से काफी मिलता था। फर्क बस इस किले का था जो एक पहाड़ी पर बना था। इस काल में खाबा काफी समृद्ध दिखाई दे रहा था और आसपास एक से एक घर, सुंदर नक्काशियां, गढ़ी हुई मूर्तियां और कई आलीशान किले बसे हुए थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, लेकिन गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी किले पर खड़ा रखना चाहती थी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से सारा गांव साफ साफ दिख रहा था। फिर बद्री कहने लगता है कि पहले ऐसे ही यहाँ बारिश होती थी। ये गांव काफी समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। यहाँ के कुएं सूखने लगे और पानी की दिक्कत आने लगी। इसके अलावा यहाँ का दीवान सलीम सिंह इन्हें बहुत प्रताड़ित करने लग गया था। उसकी नजर सरपंच की बेटी पे थी और ऐसे में गांव वाले मिलकर उसका सामना किया, उसके सैनिकों का सामना किए। 1845 तक यहाँ सिर्फ 70 लोग ही बचे थे क्योंकि बाकी लोगों ने गांव को छोड़ दिया था और फाइनली ये 70 लोग भी यहाँ से निकलने का सोचे। कई लोगों की जान भी चली गई थी इस भूखमरी की वजह से और दीवान खुद भी बदमाश था। इन बचे हुए 70 लोगों में से बद्री भी था और जाते जाते उन सभी ने शाप दिया कि इस जगह पे आज के बाद कोई भी नहीं रह पाएगा और शायद यही वजह है कि आज भी वो जगह इतना रहस्यमयी है जहाँ कोई नहीं रहता। तो ये सब के बाद अचानक गौरव सर और तरुण होश में आते हैं और इन्हें अब काफी कुछ पता चल गया था। तरुण भी फाइनली शांत हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इतना विचलित हमेशा क्यों था। एंड गौरव सर समझ गए थे कि खाबा से एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आगे जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस जगह पे करने जाते हैं तो वो गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि वो किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों तक इस जगह के दर्द को पहुंचाने आए हैं। अब गौरव सर की अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बारे में तो हम सबको पता है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनकी टीम ने उनसे कई बार कांटेक्ट भी करा है आफ्टर हिज डेथ। ऐसे में उन्हें शायद गौरव सर के मौत की वजह भी पता हो, लेकिन वो इसके बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहते। नाउ हर इंसान की तरह उनके निजी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में किताब में थोड़ा जिक्र किया गया है,